जादुई मटर की खेती। गोपाल लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ वाले खेत में रोशन पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर आराम से लेटा हुआ था। गोपाल को लगातार काम करता देख रोशन उससे कहता है, अरे गोपाल, कितना काम करेगा भाई? अरे कब से लगा हुआ है? आजा आजा, इधर थोड़ी देर आराम कर ले। आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भैया? इस बार बस अच्छी सी फसल हो जाए। सुमन की शादी की तारीख निकाल दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो पता है ना भैया, शादी में कितने पैसे लगते हैं। काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? रामपुर में रहने वाला गोपाल बहुत ही मेहनती और दयालु किसान था, जिसकी 2 बेटियां थी, जो अब शादी के लायक हो गई थी। भगवान की कृपा से उसकी बड़ी बेटी सुमन का रिश्ता तय हो गया था और कुछ ही महीनों बाद शादी थी। इसलिए गोपाल अपने खेतों में खूब मेहनत कर रहा था ताकि शादी के लिए किसी तरह की कोई कमी न रहे। दूसरी तरफ रोशन का खेत भी गोपाल के बगल में ही था। रोशन बहुत कामचोर और आलसी और बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। वो अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई थी। गोपाल ने आधे से भी ज्यादा खेत की जुताई कर दी थी। अरे बाप रे, अब तो बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी से खाना खा लेता हूँ। गोपाल अपनी रोटी का डिब्बा खोलता है और पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगता है। सब्जी की खुशबू दूर तक जा रही थी। रोशन जल्दी जल्दी गोपाल के पास आता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे भाभी के हाथों से बने खाने का तो कोई जवाब नहीं है भाई। अरे जरा मुझे भी तो अपना खाना चखाना। हाँ 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 भाई, लो ना। लेकिन देखते ही देखते रोशन सारा डिब्बा खाली कर देता है और फिर बड़ी सी डकार लेते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे माफ करना। स्वाद स्वाद में तो मैं तुम्हारा सारा खाना खा गया। कोई बात नहीं भैया, मैं शाम को घर जाकर खा लूंगा। रोशन फिर अपने खेत में चला जाता है। वाह, मजा आ गया। अब आराम से सोता हूँ। इधर गोपाल फिर से खेतों में काम करना शुरू कर देता है और रोशन पूरा दिन आराम करता रहता है और शाम को थोड़ा सा काम करके घर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गोपाल अपने खेत में मटर की फसल देख रहा था। मटर, सब पौधों में बहुत सारे मटर लगे थे, जिन्हें देखकर गोपाल बहुत खुश होता है। वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया मटर की खेती हुई है। अपने खेतों में खड़ा रोशन ये सब देख रहा था। अरे, इस गोपाल के खेत में मटर की फसल तो बहुत अच्छी हुई है और मेरे खेत में इतने कम मटर लगे हैं। अरे भाई, मेरे खेतों में तो बहुत अच्छे मटर की खेती हुई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे खेत में भी बहुत अच्छी फसल हुई है। तो क्यों ना कल ही चलकर बाजार में कुछ मटर बेच आते हैं। हाँ हाँ भाई, ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन दोनों अपने अपने मटर के ठेले लेकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। बाजार में अभी सीजन की नई नई मटर की फसल आई थी, इसलिए उसका दाम भी अच्छा था। देखते ही देखते दोपहर तक दोनों के सारे मटर बिक जाते हैं और दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आकर रोशन अपनी पत्नी गायत्री से कहता है, अरे तुम जानती हो, इस साल बाजार में मटर के अच्छे दाम हैं और इस बार मेरे और गोपाल के अलावा गांव में किसी ने मटर की फसल नहीं उगाई और उस गोपाल के खेत में तो मटर की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। हमें अब जल्दी से उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं। तुम ना ठीक कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी जी। आधी रात को वो दोनों गोपाल के खेतों की ओर जाते हैं। वहां गायत्री एक मटर की बेल को तोड़ती है जो मटरों से भरी हुई थी। वाह, देखो तो ये मटर की बेल कैसे भरी है जी। इतने सारे मटर आए हैं इसमें। इसको बेचकर ना अच्छी कीमत मिल जाएगी। अरे, इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। अरे चलो चलो चलो,
अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से सारे मटर तोड़ने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे मटर के पौधे उखाड़ देते हैं और मटर तोड़ लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे मटर अपने घर ले आते हैं और घर के पीछे बने पुराने छोटे से स्टोर रूम में सारे मटरों को छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह गोपाल जब अपने खेतों में जाता है तो वहां मटर न पाकर वो बहुत रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेतों के सारे मटर तोड़ लिए? अब मैं क्या करूंगा? तभी रोशन भी झूठा दिलासा दिलाने के लिए वहां आ जाता है। अरे, अब होने को कौन टाल सकता है भाई, एक काम कर, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं भी तेरे साथ ही हूँ। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। गोपाल बाजार से नए बीज लाकर अपने खेत में फिर से बो देता है। इधर गायत्री रोशन से कहती है, अरे अब आप ना जल्दी से आ जाइए और बाजार में जाकर सारे मटर बेच दीजिए। सुना है बाजार में इसकी कीमत अच्छी मिल रही है। सुनने में तो ये भी आ गया है कि गोपाल भाई ने और मटर लगा दिए हैं। अरे तो कौन सा वो मटर अभी उग जाएंगे, जब तक उसके वो मटर तैयार होंगे ना, तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। हाँ। कुछ दिनों के बाद जब लोग मटर के लिए परेशान हो जाते हैं, अरे भैया कितने दिन हो गए हैं बाजार में मटर नहीं ला रहे, बताओ। ये बात रोशन सुन लेता है। अरे भैया, मैं तुम्हें कुछ मटर लाकर दे सकता हूँ, लेकिन वो बहुत महंगे मिलेंगे, पूरे 200 रुपए किलो। अरे कोई नहीं भाई, ले आना, अब खाना तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, तुम बस कल ले आना। रोशन खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी गायत्री को सारी बात बताता है। अरे तुम्हें पता है, आज बाजार में 150 रुपए किलो तक के मटर खरीदने के लिए भी लोग तैयार थे। मैंने तो कह दिया मैं मटर ले आऊंगा, लेकिन 200 रुपए से नीचे नहीं दूंगा। क्या 200 रुपए किलो मटर? अरे वाह, अब तो हमारे भाग ही खुल जाएंगे जी, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे ना। चलो चलो, मैं अभी तुम्हें मटर निकाल कर देती हूँ जी। गायत्री जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मजे से मटर खा रहे होते हैं। अरे चूहा, अरे बचाओ जी, मुझे बचाओ। रोशन देखता है कि चूहों ने सारे मटर खा लिए थे। हे भगवान, मेरे सारे मटर खा लिए इन चूहों ने, अब मैं क्या करूंगा। दोनों लालची पति पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ गोपाल अपनी पत्नी और बेटियों के साथ खाना खाने बैठा हुआ था तो एक साधु वहां पर आता है जो बहुत भूखे थे। वो उनसे खाना मांगता है। किशोर अपने हिस्से की रोटी भी साधु बाबा को खाने को दे देते हैं। अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वो गोपाल को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। गोपाल वो गंगा जल अपने खेतों में जैसे ही छिड़कता है, उसके खेतों में मटर के छोटे छोटे पौधे बड़े हो जाते हैं। अब मटर से वो सारे पौधे भर चुके थे। ये सब देखकर गोपाल बहुत खुश होता है। फिर वो जैसे ही पौधों से मटर तोड़ता है तो उसकी जगह नए मटर आ जाते हैं। ये देखकर गोपाल बहुत खुश होता है। फिर उन मटरों को ले जाकर वो बाजार में बेच आता है। 200 रुपए किलो के हिसाब से गोपाल को बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाता है और बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी सुमन की शादी करवा देता है। एक दिन रात के अंधेरे में रोशन और गायत्री गोपाल के खेत में जाते हैं। अरे हमें जल्दी से इसके सारे मटर तोड़ने हैं और पौधों को भी बर्बाद कर देना है ताकि इसके खेत में एक भी दोबारा मटर ना हो पाए।
ठीक है जी, हम ना सब बर्बाद कर देंगे। गायत्री जैसे ही खेत में पैर रखती है तो उसे पौधे ने जोरदार करंट मारा और वो दूर जाकर गिरती है। अजी, अरे रे, इसमें तो करंट है जी, मैं खेत में नहीं जा सकती। क्या करंट? रोशन इधर उधर देखता है। अरे लेकिन यहाँ तो कोई तार नहीं है, तो करंट कैसे आ गया? जी यहाँ पे करंट है, आप चलो हम घर चलते हैं। अरे देखने तो दो, यहाँ कुछ नहीं है। रोशन जैसे ही खेत में जाता है और मटर के पौधे को हाथ लगाता है तो उसे भी जोरदार झटका लगता है और वो उछलता हुआ सीधे खेत से बाहर गिरता है। हाय रे, मर गया। ये गोपाल ने ना जाने खेत में क्या काला जादू किया है। दोनों जल्दी से उठते हैं और अपने घर भाग जाते हैं। गोपाल अब बहुत खुश था क्योंकि जादुई मटर से सब कुछ ठीक हो गया था। वहीं रोशन और गायत्री के पास अब पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं था। सुमित्रा सुबह उठती है और अपने आंगन में देखती है, हे भगवान, इतना बड़ा बैंगन का पेड़ और इतने सारे बैंगन। सुमित्रा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो पेड़ के पास जाती है और उसे चारों ओर से हाथ लगाकर देखने लगती है। इतने बड़े बड़े और सुंदर हरे बैंगन, लेकिन ये कैसे हुआ? सुमित्रा के घर में जो बैंगन का पेड़ कल तक मात्र 1 फुट का था, वो रातों रात 10 फुट का पेड़ बन गया था और वो पेड़ हरे बैंगनों से भरा पड़ा था। सुमित्रा उस बैंगन के पेड़ को देख रही थी। इतने में उसकी बेटी तानिया भी उठकर बाहर आ जाती है और बैंगन के पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, इतना बड़ा बैंगन का पेड़ ये कहाँ से आया? क्या आपने इसे यहाँ लगाया है? अरे, मैं तो खुद इसे यहाँ देखकर हैरान हूँ। लेकिन माँ, हम इतने बैंगनों का क्या करेंगे? सुमित्रा पेड़ से बैंगन उतारने लगती है। दोनों मिलकर ढेर सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये सारे बैंगन आसपास के घरों में बांट देते हैं। इतने बैंगन हम दोनों कैसे खा सकते हैं? तानिया और सुमित्रा सारे बैंगन लोगों को बांट देते हैं और कुछ सब्जी अपने लिए बनाकर खा लेते हैं। माँ, इस बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, सच में ये बैंगन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे बैंगन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। बाकी लोगों को भी बैंगन बहुत पसंद आते हैं। अगली सुबह तानिया सुबह सुबह उठकर बाहर जाती है। वो बैंगन के पेड़ को देखकर चिल्लाती हुई घर के अंदर भागती है। माँ, माँ देखो वो बैंगन का पेड़, जल्दी चलो माँ। सुमित्रा डरकर तानिया की आवाज से उठती है। क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ? तानिया अपनी माँ को खींचकर बाहर ले जाती है। सुमित्रा जैसे ही बैंगन के पेड़ को देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे ये क्या, कल ही तो सारे बैंगन तोड़े थे और आज फिर पूरा पेड़ हरे हरे बैंगनों से भरा पड़ा है। माँ, क्या आज फिर सारे बैंगन लोगों के घरों में बांटने हैं? नहीं, अब हम ये बैंगन बेचा करेंगे। फिर क्या था, दोनों माँ बेटी सारे बैंगन तोड़ते हैं और अपने घर के बाहर एक ठेली पर रखकर उन्हें बेचने लगते हैं। लोग जैसे ही उन हरे बैंगनों को देखते हैं तो उनसे रुका नहीं जाता। अरे सुमित्रा बहन, जो बैंगन आपने कल हमें दिए थे, ये वही बैंगन है ना? कल वाले हरे बैंगन तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, सबने खुश होकर खाए। हाँ हाँ बहन, वही है। आज हम 30 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, फिर 1 किलो मेरे लिए भी डाल दो। सुमित्रा उस औरत को बैंगन दे देती है। उसके बाद लोग एक एक करके वहां आने लगते हैं और दोपहर तक सारे ही बैंगन बिक जाते हैं। आज सुमित्रा ने अच्छी कमाई कर ली थी।
अब ऐसे ही हर सुबह बैंगन का पेड़ बैंगनों से भरा होता था और सुमित्रा और तानिया हर रोज ताजे बैंगन तोड़कर सुबह उन्हें बेच देते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए तो सुमित्रा बैंगन बेच बेच कर अमीर हो जाती है। सुमित्रा अपने छोटे से घर की जगह एक बड़ा सा घर बनवा लेती है और अब अपने गांव में वो सबसे अमीर थी। हर कोई उसे सुमित्रा जादुई बैंगन वाली के नाम से जानता था। एक दिन सुमित्रा बैठी हुई थी, तभी तानिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, आखिर हमारे घर ये जादुई बैंगन आया कहाँ से? हर रोज बैंगन तोड़ने पर भी अगले दिन उतने ही बैंगन कहाँ से आ जाते हैं? ये तो मुझे नहीं पता और ना ही मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा, लेकिन ये जादुई बैंगन की कुछ तो कहानी जरूर होगी। लेकिन कुछ भी हो, आज इसी की वजह से हम गांव में सबसे अमीर बने हैं। तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते तो वो भी कितना खुश होते। हम मिलजुल कर तुम्हारी शादी करते। शादी की बात बोलते ही सुमित्रा को कुछ याद आता है। उन दिनों घर की हालत बहुत खराब थी और उसकी बेटी तानिया के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। सुमित्रा बहुत सारे पंडितों के पास जाती है और बहुत सारी पूजा और उपाय भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो भी रिश्ता आता वो सुमित्रा के गरीब घर को देखकर मना कर देते थे। एक दिन सुमित्रा पूजा करने मंदिर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा बैंगन का पौधा दिखता है जिस पर 3 बैंगन लगे थे। मंदिर से आते समय इस पौधे को घर ले जाऊंगी और बैंगन का भरता बना लूंगी और पौधा घर के आंगन में लगा दूंगी। हाँ, पहले मंदिर से आती हूँ। पूरे रास्ते में भी उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि तब तक कहीं कोई और उन बैंगनों को न तोड़ ले। इतनी देर में सुमित्रा मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर के सामने एक साधु बैठे हुए थे। सुमित्रा उनको प्रणाम करती है। बाबा, मेरी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। आप कोई उपाय बताएं जिससे इसी साल मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। ये लो जल, इसे अपने हाथ में लेकर पूरे मन से भगवान को याद करो और अपने मन की बात उनको बोलो। देखना, अगली पूर्णिमा तक भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। सुमित्रा सच्चे मन से भगवान को याद करती है, लेकिन अभी भी उसके मन में बैंगन की ही बात चल रही थी। कोई वहां से बैंगन न ले जाए। काश ये बैंगन का पौधा मेरे घर में होता। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। सुमित्रा बाबा को प्रणाम करती है और अपने घर आ जाती है। सुमित्रा उस पौधे को अपने घर ले आती है और उसमें से बैंगन तोड़कर उसका भरता बनाती है और बैंगन का पेड़ अपने आंगन में लगा देती है। अच्छा, तो आपने उस दिन भगवान से मेरी शादी की नहीं बल्कि बैंगन को मांगा था। आप भी ना माँ। ऐसे ही वो दोनों हंसने लगते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अब कल तो तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उन्होंने खुद तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। अब तो हर कोई हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। अगले दिन लड़के वाले सुमित्रा के घर आते हैं और रिश्ता पक्का होता है और कुछ ही दिनों में बड़े धूमधाम से तानिया की भी शादी हो जाती है। अब सुमित्रा अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गई थी। एक दिन सुमित्रा बैंगन के पेड़ के पास खड़ी थी और सोचने लगी, काश उस दिन मैंने बैंगन की जगह सोने के बारे में सोचा होता तो आज मैं और भी कहीं ज्यादा अमीर होती। उसके बाद सुमित्रा अपने बड़े से घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब सुमित्रा उठकर बैंगन को देखती है तो वहां उस बड़े से जादुई बैंगन की जगह बैंगन का छोटा सा पौधा था जो सुमित्रा ने लगाया था। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसे समझ आ गया था कि ये उसके ज्यादा लालच करने का नतीजा है।